हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपका सितंबर 2025 के लिए जो जीएसटी का एग्जामिशन वाला चैप्टर है या फिर अगर आपका जनवरी 2026 से अटेम्प्ट सीए इंटर का उसका एग्जामिशन चैप्टर का आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले। हो सकता है वीडियो का ड्यूरेशन 1 आवर 15 मिनट से 1 आवर 20 मिनट्स तक चला जाए। ट्राई करूंगा जल्दी खत्म करने का आप लोगों के लिए, बट थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है। एग्जाम में इसके ऊपर आपको 4 to 5 मार्क्स का कंपलसरी एक तो भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एग्जेम्पशन का क्या मतलब है, तो गवर्नमेंट जनरल पब्लिक के फायदे के लिए सर्टन गुड्स और सर्विसेज को जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर सकता है। गवर्नमेंट के पास ये वाली पावर दी गई है सीजीएसटी के सेक्शन 11 के अंदर और आईजीएसटी के सेक्शन 6 के अंदर। गवर्नमेंट के पास ये पावर दी गई है कि वो जनरल पब्लिक के फायदे के लिए सर्टन गुड्स और सर्विसेज को जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम लोग अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे हेल्थ केयर सेगमेंट की। ठीक है, तो अगर कोई भी हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहा है, कोई भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट दे रहा है या मेडिकल प्रैक्टिशनर दे रहा है या तो पैरामेडिक्स दे रहा है, उसके अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों का देखो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट या तो मेडिकल प्रैक्टिशनर या तो पैरामेडिक्स, ये लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों का या तो डायग्नोसिस कर रहे हैं या तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं या तो केयर कर रहे हैं। किसके लिए बारे में कर रहे हैं, इलनेस, इंजुरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मलिटी या प्रेगनेंसी। वापिस से कोई भी आपका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, मेडिकल प्रैक्टिशनर या तो पैरामेडिक्स आप लोगों का डायग्नोसिस कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है या केयर कर रहा है, इलनेस, इंजुरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मलिटी या तो प्रेगनेंसी का, इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। जो इंडिया में रिकॉग्नाइज मेडिसिन सिस्टम है, जैसे कि आपका होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, एलोपैथी हो गया, तो वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट माना गया हुआ है। बट अगर यही जो आपका ट्रीटमेंट है या केयर है, अगर वो इंडिया में रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा, आपका टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में मेडिकल हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर क्या आता है कि समझो अगर आप लोग कोई भी पेशेंट को एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्ट करा रहे हो, ठीक है, आपका हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, आपने एक एम्बुलेंस लेके रखी है, उसके अंदर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हो, तो वो भी जीएसटी से क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए, अगर आप लोग हॉस्पिटल में ना रूम रेंट पे ले रहे हो, अगर आप लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो और रूम के चार्जेस पे कर रहे हो, तो चेक करो क्या आपका रूम आईसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू या एनआईसीयू है क्या। वापिस से क्या आपका रूम आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू है क्या। अगर वैसा रहा तो कितना भी रेंट आप पे करो वो अमाउंट क्या बन जाएगी, एग्जेम्प्ट। बट अगर वो आपका नॉर्मल रूम है तो आप लोग चेक करोगे पर डे रूम का रेंट कितना है। अगर पर डे रूम का रेंट अप टू 5000 है तो पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट, अगर ये 5000 के ऊपर है तो पूरा अमाउंट क्या बन जाएगा, आपका टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर मैंने आईसीयू में एक रूम लिया और उसके लिए 12,000 रुपीज पे किए, तो कहना है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। फिर नॉर्मल रूम है, उसके लिए 12,000 रुपीज पे किए, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा मेरा पूरा 12,000 रुपीज। क्लियर है, चलो मेडिकल मतलब हेल्थ केयर के अंदर कौन सी बात नहीं आती है, हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। वापिस से सुनना, हेल्थ केयर के अंदर क्या नहीं आता है, हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, ये हेल्थ केयर के अंदर नहीं आएगा। बट अगर समझो आपको कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी या हेयर ट्रांसप्लांट कराना है टू रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी और रिस्टोर फंक्शंस ऑफ बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू कॉग्निशियल डिफेक्ट, इंजुरी, ट्रॉमा और डेवलपमेंट एबनॉर्मेलिटीज, यानी कि मैं बोलूँ क्या, ये आप लोग कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हो क्योंकि ये रिक्वायर्ड था ड्यू टू मेडिकल कंडीशन, रिक्वायर्ड था ड्यू टू मेडिकल कंडीशन, तो ये हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये वाले पॉइंट को एक सेकंड के लिए आप लोग रीड कर लो सब, एक ही मिनट। चलो किया रीड आप लोगों ने, जो पॉइंट अपन ने देखा था वही है। फिर एक पॉइंट रहता है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या तो IVF।
ये भी जीएसटी से क्या माने गए हुए, एग्जेम्प्ट माने गए हुए, ठीक है। फिर जीएसटी कौन सी बातों के ऊपर लेविएबल नहीं है, अगर कोई भी कंसल्टेंसी चार्ज आप लोग डॉक्टर या कंसल्टेंट को पे कर रहे हो जीएसटी नहीं आएगा। अगर कोई भी रिटेंशन मनी है, रिटेंशन मनी यानी कि आप एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, वो हॉस्पिटल ने दूसरे डॉक्टर को अपॉइंट किया आपकी ट्रीटमेंट करने के लिए, आपने क्या किया यहाँ पे, आपने हॉस्पिटल को पे किए 10,000 रुपीज़, आपने 10,000 किसको पे किए, हॉस्पिटल को, और हॉस्पिटल ने आगे कितना पे किया डॉक्टर को, 8,000, यानी कि हॉस्पिटल ने अपने पास कितने रुपीज़ रिटेन किए, 2,000, इसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। ये भी जीएसटी से क्या माना गया हुआ है, एग्जेम्प्ट। बाद में नहीं तो क्या हो रहा है, फूड सप्लाई हो रहा है, आप लोग खाना दे रहे हो हॉस्पिटल वाले, तो अगर ये कैंटीन थर्ड पार्टी चला रहा है तो जीएसटी चार्ज करेगा थर्ड पार्टी। बट अगर ये फूड वो कैंटीन बना रहा है जो हॉस्पिटल रन कर रहा है, तो चेक करो फूड किसको सप्लाई हो रहा है, फूड अगर जो पेशेंट एडमिटेड है उसको सप्लाई हो रहा है तो इसको कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे, इसको कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे, यानी कि इसके अंदर 2 और मोर जीएसबी आ गया, एक तो डॉक्टर का सर्विस आ गया है ना, साथ में कौन सा सर्विस आ गया, फूड सर्विस आ गया। तो इस केस में प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है, तो कहना है इसे प्रिंसिपल कंपोनेंट है डॉक्टर का सर्विस, तो डॉक्टर के सर्विस के ऊपर जीएसटी वैसे भी नहीं लगता, तो ये फूड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा जीएसटी से। बट अगर ये खाना नॉन एडमिटेड पेशेंट को दिया जा रहा है वो बन जाएगा टैक्सेबल, और अगर ये पेशेंट को नहीं दे रहे, उसके साथ में कोई भी विजिटर आया रहेगा उसको दे रहे तो भी बन जाएगा टैक्सेबल, और अगर ये खाना डॉक्टर एंड स्टाफ को मिल रहा है तो वो भी क्या बन जाएगा आपका, टैक्सेबल। क्लियर है। फिर अगला पॉइंट आता है कि अगर कोई भी सर्विसेज रिहेबिलिटेशनल प्रोफेशनल दे रहे, रिहेबिलिटेशनल प्रोफेशनल यानी कि अगर जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं नशा मुक्ति केंद्र से, उस टाइप के अगर कोई भी सर्विसेज दे रहे ऐसे रिहेबिलिटेशनल प्रोफेशनल, वो भी हेल्थ केयर के डेफिनेशन में कवर्ड है, वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट माने जाएंगे। फिर अगर वेटरनरी सर्विसेज कोई पर्सन दे रहा है, वेटरनरी सर्विसेज यानी कि जो एनिमल्स के डॉक्टर रहते हैं वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। फिर आएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोग स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर रहे हो या बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीटमेंट दे रहे हो तो वो जीएसटी के अंदर क्या माना गया हुआ है, टैक्सेबल माना गया है। क्लियर है। चलो आई होप यहां तक आप लोगों का हेल्थ केयर वाला सेगमेंट तो भी कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अभी सर्विसेज इन रिलेशन टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज की बात करेंगे। तो अगर कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटीज दे रहा है, एक ऐसा एंटिटी जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 12AA या 12AB के अंदर, यानी कि रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, वो सर्विसेज दे रहा है फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, ठीक है, तो ये दोनों सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। बट अगर कोई सर्विस तुम लोग चैरिटेबल ट्रस्ट को दे रहे हो, तुम लोग चैरिटेबल ट्रस्ट को दे रहे हो, तो वो जीएसटी के अंदर क्या बन जाएगा, एग्जेम्प्ट। सॉरी, अगर कोई भी जीएसटी ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट, यानी कि यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट क्या बन जाएगा, रेसिपिएंट बन जाएगा, वो जीएसटी क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। यानी कि अगर तुमने कोई सर्विसेज चैरिटेबल ट्रस्ट को दी, तुम तो सप्लायर हो गए ना, तो वो जीएसटी में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। फिर ये आपका एडवर्टीजमेंट वाला पॉइंट, अगर यहाँ पे कोई भी बंदा डोनेशन दे रहा है चैरिटेबल ट्रस्ट को और उसका इंटेंशन एडवर्टीजमेंट है, तो वो जीएसटी के अंदर क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा, ठीक है। फिर आता है चैरिटेबल एक्टिविटीज का रियल मीनिंग क्या है। चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर सबसे पहले आता है आपका पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ मतलब या तो केयर करना, या तो काउंसलिंग करना ऑफ टर्मिनली इल पीपल, या तो जिसको सीवियर मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी है, या तो जिसको एचआईवी और एड्स है, या तो जिसको कोई भी डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस का जैसे कि ड्रग्स या अल्कोहल की आदत लग चुकी है, या तो उसके अंदर आता है पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, या तो प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, ये आपका कवर हो जाएगा इसमें। फिर अगला पॉइंट आएगा एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। योगा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आपका कौन से इसके अंदर क्लासीफाई किया गया है, चैरिटेबल एक्टिविटीज में। फिर या तो आएगा एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, या तो स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो आप इन 4 लोगों की। सबसे पहला या तो कोई भी अबेंडेंट ऑर्फन या तो होमलेस चिल्ड्रन है, या तो कोई भी मेंटली और फिजिकली अब्यूज्ड और ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन है, या तो प्रिजनर है, या तो ऐसा पर्सन है जिसका एज 65 से ज़्यादा है और वो रूरल एरिया में रह रहा,
उनके लिए कोई भी एजुकेशनल या स्किल प्रोग्राम आप लोगों ने कराया वो भी चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। या तो अगर आप लोग प्रिजर्वेशन कर रहे हो एनवायरनमेंट का इंक्लूडिंग वाटर, स्टेट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वो आपका चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। बट अगर कोई भी हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है एक ट्रस्ट अपने स्टूडेंट्स को, वो चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर क्लासीफाई नहीं होगा, यानी कि वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा। फिर अगला पॉइंट क्या आता है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग। अगर कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन रिलेशन टू आर्ट्स और कल्चर प्रोवाइड कर रहा है, एक इंडिविजुअल प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई भी अदर देन इंडिविजुअल है, कोई भी कौन है, अदर देन इंडिविजुअल, तो वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। फिर सेकेंड पॉइंट आता है स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। यानी कि अगर चैरिटेबल एंटिटीज है, उन्होंने इनकम टैक्स का एक सेक्शन रहता है 12AA 12AB जो कि ट्रस्ट की बात करता है, अगर उसके अंदर रजिस्टर्ड है और उन्होंने स्पोर्ट्स का सर्विस दिया, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर सर्विसेज ऑफ कुमन मंडल विकास निगम लिमिटेड, या तो हज कमेटी जो मानसरोवर के लिए पिलग्रिमेज जाता है या तो हज के लिए जाते हैं, अगर उनके रिलेशन में कोई भी सर्विसेज दिया, वो भी चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर क्लासीफाई हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर चैरिटेबल एंटिटी ने कोई भी सर्विसेज को इंपोर्ट किया, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं आएगा। अगर कोई भी ओल्ड एज होम सर्विसेज दे रहा है ऐसे रेसिडेंट को जिनका एज 60 और मोर ईयर्स है और कंसिडरेशन 25,000 रुपीज पर मंथ तक है, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देखो, अगर सबसे पहले एज अगर लेस देन 60 ईयर्स है तो वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। एज 60 ईयर्स और मोर है तो आप क्या चेक करोगे, कंसिडरेशन। अगर ये लेस देन इक्वल टू 25,000 पर मंथ है तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। बट अगर कंसिडरेशन मोर देन 25,000 है तो क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल। क्लियर है। फिर अगर कोई भी पर्सन रिलीजियस सेरेमनी के लिए कोई भी रिचुअल्स कंडक्ट करता है, जैसे कि आपके घर की वास्तु शांति की पूजा हो गई, सत्यनारायण की पूजा हो गई, या शादी में जो भी पंडित वगैरह आते हैं, ये रिलीजियस सेरेमनीज जो भी है ये जीएसटी से हो जाएगी एग्जेम्प्ट। फिर अगला ये वाला पॉइंट बन जाता है इंपॉर्टेंट, देखेंगे एक बार, ठीक है, एक ही सेकेंड। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो भी आपका रिलीजियस प्लेस है ना, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, जो भी है, उसके जो बाहर की जगह है, वो या तो जो रिलीजियस प्लेस की ना जो जगह है उसको आप लोग रेंट पे दे रहे हो, तो एग्जेम्प्ट कब है और टैक्सेबल कब है। तो सबसे पहले आपने रेंट पे क्या दिया है, रूम। तो अगर रूम का पर डे का रेंट 1,000 रुपये से कम है तो अमाउंट एग्जेम्प्ट। बट अगर वो रूम का रेंट पर डे 1,000 और मोर है, लेट से रूम का रेंट है 1100, तो पूरा 1100 रुपीज क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। सेम वे में अगर उन्होंने कोई भी कम्युनिटी हॉल या प्रीमाइस को रेंट पे दिया, अगर कंसीडरेशन पर डे 10,000 से कम है तो एग्जेम्प्ट, लेस देन 10,000 पर डे है तो एग्जेम्प्ट, 10,000 और मोर है पर डे तो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। और लास्ट में क्या आता है आपका, शॉप्स और अदर स्पेसेस, जो मंदिर वगैरह के बाहर दुकान वगैरह रहती है उसकी बात चल रही है। तो अगर इसका पर मंथ का रेंट 10,000 से कम है तो एग्जेम्प्ट, अगर पर मंथ का रेंट 10,000 और मोर है तो पूरा अमाउंट क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। क्लियर है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अभी बात करेंगे सर्विसेज इन रिलेशन टू होम, एग्रीकल्चर। सर्विसेज इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर, तो अगर आप लोग कोई भी कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स या रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एनिमल को कर रहे हो तो वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट माना गया है। बट ध्यान से सुनना एक बार, जहाँ पे भी वर्ड हॉर्स आया वो हमेशा क्या माना जाएगा, टैक्सेबल। जहाँ पे भी वर्ड आपका हॉर्स आया वो क्या माना जाएगा, टैक्सेबल। फिर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, कोई भी डायरेक्टली टू अ प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर आप लोग किसी बंदे को फार्म लेबर सप्लाई कर रहे हो तो वो भी एग्जेम्प्ट है। लेट से मेरे पास 20 लोगों का स्टाफ था, मेरे को एक एग्रीकल्चरिस्ट ने बोला या तो फार्मर ने बोला कि मेरे को तू पर डे पे ना लेबर दे, मेरे को फार्मिंग का काम कराना है उनसे। तो यहाँ पे अगर मैंने फार्म लेबर उसको सप्लाई किया तो वो मुझे कंसिडरेशन देगा, तो ये भी जीएसटी से क्या माना गया हुआ है, एग्जेम्प्ट माना गया हुआ है। ठीक है। फिर अगर कोई भी प्रोसेस आप लोग एग्रीकल्चर फार्म पे कर रहे हो जिससे प्रोडक्ट आपका मार्केटेबल बन रहा है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मार्केट के लिए,
जैसे कि समझो गेहूं के प्लांट लग गए, अभी मुझे उसके प्लांट में से वो सीड्स को यानी कि व्हीट जो अपन खाते हैं उसको अलग करना है, उसके लिए मैंने क्या किया, फार्म के ऊपर कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म की, तो वो एक्टिविटीज भी जीएसटी से क्या मानी गई है, एग्जेम्प्ट मानी गई है। ठीक है, फिर अगर मेरे पास कोई भी एग्रो मशीनरी है उसको मैंने रेंट पे दिया, वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। अगर मेरे पास कोई भी वैकेंट लैंड है उसको मैंने रेंट पे दिया, वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड मैं इसको किसके लिए दे रहा हूँ, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, फिर एकदम ध्यान से सुनना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसके अगर ये 5 एक्टिविटीज अपन कर ले, कौन सी 5 बातें, एक तो लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग स्टोरेज या वेयर हाउस, वापिस है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का लोडिंग अनलोडिंग पैकेज स्टोरेज वेयर हाउस, तो ये सर्विसेज भी जीएसटी से क्या मानी गई है, एग्जेम्प्ट मानी गई है। ठीक है, फिर अगर कोई भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज आप लोग दे रहे हो, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज का मतलब है कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड आप लोग किसी भी पर्सन को नॉलेज दे रहे, कौन सी टाइप की सीड्स यूज होनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स वगैरह, वो भी जीएसटी से क्या माना गया हुआ है, एग्जेम्प्ट। और लास्ट में अगर कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी सर्विसेज दे रही है बाय कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एक फार्मर है वो समझो फार्मर सिटी से 60 किलोमीटर दूर काम करता, उसका फार्म है, तो वो यहाँ पे सिटी में आके रोज तो अपना सामान नहीं बेच सकता, तो ये लोग क्या करते हैं, जो मार्केट रहता है जिसको मंडई बोलते हैं, वहाँ पे ना एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी रहती है, तो फार्मर अपना सारा प्रोडक्ट्स उनको दे देते, वो आगे सेल करते और वो लोग कमीशन चार्ज करते हैं फार्मर से उसके प्रोडक्ट बेचने का। तो जो कमीशन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमेटी ने फार्मर से चार्ज किया गया हुआ है, वो भी जीएसटी से क्या माना गया हुआ है, एग्जेम्प्ट माना गया है। क्लियर है, समझा आप लोगों को यहाँ तक? अगला पॉइंट, अगर देखो टी के लीव्स और कॉफी के बीन्स ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, चाय के जो पत्ते आते हैं और कॉफी के बीन्स आते हैं वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, बट जो अपने घर में टी पाउडर या कॉफी पाउडर आता है ना, वो प्रोसेस आइटम है, तो वो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा। शुगर केन आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, बट जैगरी या तो शुगर ये आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है। पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, बट राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। जो चावल बनता है ना वो मिल्स में बनता है, पैडी मिल्स, वो सॉरी फार्म में जो बनता है उसको पैडी बोलते हैं, और जब पैडी को राइस में कन्वर्ट कर देते तो राइस को बोला गया हुआ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। रीजन बहुत सिंपल है, ये जो पैडी कन्वर्ट होता है ना राइस में, ये फार्म पे कन्वर्ट नहीं होता, ये मिल्स में जाता है, जिसको आप लोग इन छोटे से भी समझ सकते हो, फैक्ट्री में जाता है, तो ये प्रोसेस आइटम है, इसके लिए राइस को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माना गया है। फिर पल्सेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, बट अगर होल पल्स ग्रेन है जैसे कि होल ग्राम राजमा, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माने जाएंगे। फिर अगर आप लोग कोई भी फ्यूमिगेशन का सर्विसेज दे रहे हो, फार्म में दे रहे हो तो एग्जेम्प्ट है, वेयर हाउस में दे रहे हो तो टैक्सेबल है। ठीक है, फिर अगर आप लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए काम कर रहे हो एज अ जॉब वर्क, समझो आपको फार्मर ने बोला कि मेरे फार्म में आ और तू पेस्टिसाइड स्प्रिंकल करके जा सारे प्लांट्स के ऊपर, पेस्टिसाइड भी तू ला, स्प्रिंकलिंग का भी काम तू कर, तो अगर आप लोगों ने ऐसा कोई भी जॉब वर्क का काम किया, वो भी जीएसटी से क्या माना गया हुआ है, एग्जेम्प्ट। ठीक है, फिर अगर आप लोग आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन कर रहे हो लाइव स्टॉक्स का, तो वो भी एग्जेम्प्ट है, बट अगर वर्ड हॉर्स आ गया तो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। अभी ध्यान से सुनना, राइस अगर देखो सेल सप्लाई ऑफ राइस होता है, क्या होता है सप्लाई ऑफ राइस, तो वो जीएसटी में क्या माना गया हुआ है, एग्जेम्प्ट। बट अगर राइस के लिए आप लोग लोडिंग अनलोडिंग पैकेज स्टोरेज या वेयर हाउस करोगे, तो वो क्या बन जाएगा आपका, एग्जेम्प्ट। क्या बन जाएगा, एग्जेम्प्ट। सॉरी मैं यहाँ पे गलत लिख दिया, ये क्या था आपका, टैक्सेबल। सप्लाई ऑफ राइस टैक्सेबल है, बट लोडिंग अनलोडिंग वेयर हाउसिंग पैकेजिंग ऑफ राइस, लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग स्टोरेज वेयर हाउस ऑफ राइस क्या बन जाएगा, एग्जेम्प्ट। अगर कोई भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, देखो फॉरेस्ट में जाके आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं करते, बट अगर वहां का कोई भी आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस को छोटे मोटे अपने वेयर हाउसिंग किया, वो भी क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट। ठीक है, चलो सीरियल्स पल्सेस फ्रूट्स वेजिटेबल का स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट है। सीरियस पल्सेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का क्या, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट है। सुनो ना, ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये ना आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी है, ये क्या आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो इसका है ना लोडिंग अनलोडिंग और पैकिंग, ये भी एग्जेम्प्ट है,
ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट। बट ये जो सीरियल्स एंड पल्सेस है ना, इसका लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, ये क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। समझा? चलो, फिर अगर आप लोग कोई भी सर्विसेज दे रहे हो बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिससे आपके इसेंशियल कैरेक्टर्स चेंज नहीं हो रहे, वो भी जीएसटी में क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट। अगर आप एप्पल घर पे खाते रहोगे तो उसके ऊपर देखना एक वाइट कलर का हल्का सा एक वैक्स लगा रहता है, वो एप्पल की लाइफ बढ़ाने के लिए रहता है, तो ये सर्विसेज भी जीएसटी में एग्जेम्प्ट मानी गई है। ठीक है? फिर अगर कोई भी सर्विसेज नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर दे रहे हैं बाय वे ऑफ कोल्ड चेन नॉलेज डिसेमिनेशन, वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट माना गया है। ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। बात करेंगे अभी एजुकेशनल सर्विसेज की। सबसे पहले एजुकेशनल सर्विसेज यानी कि क्या, जो भी सर्विसेज आपकी स्कूल या कॉलेज दे रहा है या तो यूनिवर्सिटी दे रही है इन लीगली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, तो ये बन जाएगा आपका एग्जेम्प्ट सर्विसेज। बट अगर यही कोई प्राइवेट कोचिंग सर्विसेज दे रहा है, प्राइवेट कोचिंग, तो वो जीएसटी में क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है? तो अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट, फैकल्टी या स्टाफ को सर्विसेज दे रहा है तो वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंडक्ट करा रहा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसीडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी, देखो आपको एक स्कूल में एडमिशन मिलेगा क्या नहीं, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया एक स्कूल ने या जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने, अभी तक आप उसके स्टूडेंट नहीं हो बट आप उसने आपसे पैसा लिया, तो वो पैसा जो आपने उसको दिया या उसने आपसे लिया, वो भी जीएसटी से क्या माना गया हुआ है, एग्जेम्प्ट। अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं आप लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज दे रहे हो टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि भैया यहाँ पे ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, ये कौन है, रेसिपिएंट है। कौन है ये, रेसिपिएंट। तो देखना इसके अंदर 5 बातें आती है। सबसे पहले आप लोग सर्विसेज दे रहे हो ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज दे रहे हो, तो वो एग्जेम्प्ट है। बट ये ना एग्जेम्पशन जो है ना, वो उन्हीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए जो सिर्फ एचएससी यानी कि आपका 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट तक पढ़ा रहे, यानी कि अगर ये कॉलेज वगैरह को दिया तो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। सिमिलरली अगर आप लोग केटरिंग की इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील सर्विसेज दे रहे हो अप टू एचएससी, एग्जेम्प्ट है, कॉलेज के लिए टैक्सेबल है। लास्ट में आता है अगर सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउस कीपिंग सर्विसेज दे रहे हो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अप टू 12th स्टैंडर्ड, एग्जेम्प्ट है, 12th स्टैंडर्ड के बाद वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। अगर आप लोग कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हो तो सबके लिए क्या बन जाएगा, एग्जाम्प्ट। बट अगर आप लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ऑनलाइन पीरियोडिक जर्नल्स दे रहे हो तो ये 12th स्टैंडर्ड तक टैक्सेबल है, कॉलेज के लिए एग्जाम्प्ट है। देखो ये नो एग्जेम्पशन अप टू 12th स्टैंडर्ड, यानी कि अप टू एचएससी टैक्सेबल, और कॉलेज वगैरह के लिए ये क्या बन जाएगा, एग्जेम्प्ट। ठीक है? एक बात को ध्यान से सुनना, ये सर्विसेज, ये जो सिक्योरिटी, क्लीनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अगर ये सर्विसेज आपकी स्कूल में हुई ना प्रोवाइड तो ही एग्जेम्प्ट है। अगर ये आउटसाइड स्कूल दिया जा रहा है तो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। लेट से एक स्कूल का एनुअल फंक्शन था, उसके लिए आपने सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की किसी भी एक आधे लेट से मूवी थिएटर में, तो वो क्या बन जाएगा, आपका टैक्सेबल बन जाएगा। क्लियर है? चलो फटक से 1 मिनट का टाइम लो, इसको रीड करके ले लो। नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है? देखो अगर कोई भी सर्विसेज कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन दे रहा है फॉर कंडक्ट ऑफ डिग्री कोर्स, एग्जेम्प्ट है। प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन टैक्सेबल है।
अगर कोई भी एजुकेशन है फॉर क्वालिफिकेशन जो फॉरेन कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया है, अपने इधर नहीं फॉरेन कंट्री का रिकॉग्नाइज है, तो वो भी क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है, अभी देखो बोर्डिंग स्कूल के अंदर आप लोग दो बातों का पैसा देते हो। कौन सा पैसा देते हो, एक तो एजुकेशन का, दूसरा अकोमोडेशन फूड। इसको कंपोजिट सप्लाई माना गया हुआ है। बोर्डिंग स्कूल में अपने बच्चों को खाने के लिए तो नहीं डाला, एजुकेशन के लिए डाला। तो यहाँ पे ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन ये क्या बन जाएगा, उसका प्रिंसिपल कंपोनेंट। क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट। इसके लिए वो जीएसटी से क्या माना गया हुआ है, एग्जेम्प्ट माना गया हुआ है। ठीक है, फिर अगर कोई भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर जो एफिलिएटेड है एनसीवीटी या तो एससीवीटी से, वो कोर्सेज दे रहे तो वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। या तो मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स अगर कोई भी एनसीवीटी दे रहा है तो वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। ठीक है, प्राइवेट आईटीआई, अगर प्राइवेट आईटीआई डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए रहेगा तो वो एग्जेम्प्ट है, अगर अनडेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए रहेगा तो वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है, अभी आप लोग कोई भी स्कूल या कॉलेज से ले रहे हो ड्वेल क्वालिफिकेशन, जैसे कि आजकल एमबीए के अंदर बहुत कॉमन है, आपने एमबीए इन फाइनेंस प्लस एमबीए इन एचआर किया, तो दोनों कोर्सेज इंडियन लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। बट लेट्स से आपने कॉलेज में एग्जाम ये लिया, एडमिशन लिया, जिसके अंदर आपको बीकॉम के साथ क्या सिखा रहे वो लोग, नेल आर्ट, एग्जाम्पल क्या सिखा रहे, नेल आर्ट। तो ये तो रिकॉग्नाइज्ड है, बट ये रिकॉग्नाइज नहीं है, तो आप लोग क्या चेक करोगे, क्या इनवॉइस एक है या दो। अच्छा समझो उन्होंने सेपरेट इनवॉइस दिया, तो जो बीकॉम वाली फीस है, वो एग्जेम्प्ट, जो नेल आर्ट वाली है वो टैक्सेबल। बट अगर उन्होंने इसका सिंगल इनवॉइस इशू किया तो इसको क्या माना जाएगा, मिक्स सप्लाई, और एंटायर अमाउंट पे जीएसटी पे करना पड़ेगा आपको, जो भी रेट है उसके हिसाब से। क्लियर है। फिर आईएम के जो लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेस है 1 ईयर और मोर, वो एग्जेम्प्ट है। शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेस लेस देन 1 ईयर क्या बन जाएंगे, नॉट एग्जेम्प्ट। फिर सप्लाई ऑफ फूड इन मेस और कैंटीन, अगर ये फूड सप्लाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कर रहा है तो एग्जाम्प्ट, थर्ड पार्टी दे रहा है तो टैक्सेबल। बट अगर ये थर्ड पार्टी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे रहा है तो क्या बन जाएगा, एग्जाम्प्ट। अगर फूड आंगनवाड़ी में भी सप्लाई हो रहा है तो वो भी जीएसटी से क्या माना जाएगा, एग्जाम्प्ट। ठीक है, फिर अदर एग्जाम्पशन इन केस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर आप लोग कोई भी फीस चार्ज कर रहे हो फॉर एडमिशन और एंट्रेंस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट तो वो भी एग्जेम्प्ट है। अगर आप लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने एक स्टूडेंट को दे रहे हो, लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके लिए कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो, वो भी एग्जेम्प्ट है। बट अगर आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स आ रहे, यानी कि कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनी ने अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को पैसा दिया तो वो जीएसटी के अंदर क्या बन जाएगा, लायबल टू टैक्स, यानी कि वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है। फिर एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी को भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मानने का, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर जीएसटी का एग्जेम्पशन टू डीजी शिपिंग अप्रूव्ड मैरीटाइम कोर्स कंडक्टेड बाय मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। ठीक है, देखो अगर यूनिवर्सिटी ने एफिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइड की तो वो कॉलेजेस, देखो कॉलेजेस क्या करते हैं ना, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, है ना। जैसे कि पुणे के कॉलेजेस सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो ये कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी को क्या पे करना पड़ता है, एफिलिएशन फी। तो ये एफिलिएशन फी क्या बन जाएगी, टैक्सेबल। क्या बन जाएगी, टैक्सेबल। सिमिलरली जो एफिलिएशन फीस स्कूल वाले पे करते, किसको पे करते हैं, एजुकेशनल बोर्ड्स को, तो वो भी टैक्सेबल है, वो भी क्या है, टैक्सेबल। बट अगर एफिलिएशन सर्विसेज, अगर एफिलिएशन फीस कोई भी गवर्नमेंट स्कूल पे कर रही है, एफिलिएशन सर्विस का फीस गवर्नमेंट की स्कूल पे कर रही है, तो वो जीएसटी से क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट माना जाएगा। तो देखो एफिलिएशन सर्विसेज अगर यूनिवर्सिटी दे रहा है टैक्सेबल, सेंट्रल और एजुकेशनल बोर्ड दे रहा है, गवर्नमेंट स्कूल को दे रहा है तो एग्जेम्प्ट, बाकी के लोगों को दे रहा है तो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। क्लियर है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप आराम से रीड कर लो, 1 मिनट का टाइम ले लो। ठीक है, चलो पढ़ लो 1 मिनट सब लोग अच्छे से। ठीक है, अभी यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो कौन है, गवर्नमेंट।
यहाँ पे सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। सर्विसेज अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है इन रिलेशन टू म्यूनिसिपैलिटी फंक्शन, पंचायत फंक्शन, तो जीएसटी से क्या माने गए हुए, एग्जाम। आपको याद रहेगा तो जब सेक्शन 9(3) पढ़ा था तब हम लोगों ने देखा था, मैं एक ही बार बताऊंगा और इसको है ना अभी से अपन 4 सर्विसेज बोल के याद रखेंगे, सॉरी वापेक, चलो अभी बताऊंगा तो आपको याद आएगा। यहाँ पे ना मैं 3 सर्विसेज के नाम बोलूंगा, वो हर बार टैक्सेबल है। सबसे पहला डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और रेलवे डिपार्टमेंट, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, इसको अपन क्या बोलेंगे अभी से 3 सर्विसेज, ये हर बार क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। तो देखो अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, तो वो जीएसटी से वैसे क्या माने गए हुए, एग्जेम्प्ट, क्या माने गए हुए, एग्जेम्प्ट, समझा, चलो। बट अगर पोस्ट ऑफिस कोई भी सर्विसेज दे रहा है जिसके अंदर वो बेसिक मेल सर्विसेज दे रहा है, जिसके अंदर पोस्ट का वजन 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं है, बेसिक मेल सर्विसेज जिसके अंदर वेट 10 ग्राम से कम है, या तो वो मनी ट्रांसफर करने की सर्विसेज दे रहा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एग्जेम्प्ट, क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट कोई भी सर्विसेज दे रहा है, या तो अगर एनवलप का वेट 10 ग्राम या उससे ज़्यादा है, तो ये सर्विसेज क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। अगर पोस्ट ऑफिस आपके बिहाफ पे कोई भी एजेंसी सर्विस दे रहा है, लेट्स से पोस्ट ऑफिस आपके बिहाफ पे लाइट बिल का पेमेंट कर रहा है, उसके लिए कमीशन चार्ज कर रहा, मोबाइल का पेमेंट कर रहा है, उसके लिए कमीशन चार्ज कर रहा, वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल, ठीक है। चलो ये पॉइंट को है ना, ये पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ के लेना आप लोग, क्योंकि ये पॉइंट है ना एडवोकेट वाले पॉइंट के अंदर भी यूज होने वाला है, तब मैं वापस से नहीं बताऊंगा, मैं एक ही बार समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। यहां पे ना बात कर रहे हैं अपन बिजनेस एंटिटी की, किसकी बात चल रही है, बिजनेस एंटिटी। यहाँ पे मेरा फाइनेंशियल ईयर है 2026-27, ठीक है। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे, ध्यान से सुनना, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, 2025-26, क्या उसमें बिजनेस एंटिटी वॉज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, वॉज बिजनेस एंटिटी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 2 बातें आएगी, यस नो। अगर यस रहा तो जो भी गवर्नमेंट ने सर्विसेज दी हुई है टू बिजनेस एंटिटी इन फाइनेंशियल ईयर 26-27, वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर आरसीएम, क्या हो जाएगी, टैक्सेबल अंडर आरसीएम। बट अगर वो लायबल नहीं था रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो सर्विसेज क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। वापिस से सुनना, आप जिस साल में खड़े हो उसके पिछले साल जाके देखो कि आपको लायबल, क्या आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल थे क्या। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं थे, तो जो भी सर्विसेज इस साल में आपको भी गवर्नमेंट से मिल रही है वो एग्जेम्प्ट है। बट अगर आप लोग लायबल थे पिछले साल रजिस्ट्रेशन के लिए, आपने रजिस्ट्रेशन लिया या नहीं लिया वो अलग बात है, आप लायबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो क्या बोला गया भाई, इस साल आपने जो भी गवर्नमेंट से सर्विसेज ली वो क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, टैक्सेबल अंडर आरसीएम। क्लियर है। अगेन यहाँ पे देखो वो 3 सर्विसेज की बात चालू है, ये 3 सर्विसेज को क्या बोला गया भाई, इसको एग्जेम्पशन नहीं है, ये हमेशा क्या है, टैक्सेबल। और एक पॉइंट इधर टैक्सेबल कर दिया हुआ है, अगर गवर्नमेंट ने आपको रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दिया तो वो भी क्या बन जाएगा, टैक्सेबल, ठीक है। फिर अगर आप रजिस्टर्ड रहे तो आरसीएम, अगर आप अनरजिस्टर्ड रहे तो एफसीएम पे गवर्नमेंट टैक्स पे करेगा। क्लियर है। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर कोई भी गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा है तो वो भी जीएसटी से क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। बट अगर ये 3 सर्विसेज से वापिस से पोस्ट, रेलवे, एयरक्राफ्ट वेसल, ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर, ये क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। ये 3 नाम हमेशा हमेशा क्या बन जाएंगे, टैक्सेबल, ठीक है। अगर कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिसका कंसिडरेशन 5,000 से ऊपर नहीं है, अप टू 5,000 रुपीज है, तो क्या बन जाएगा, एग्जेम्प्ट। 5,000 से ज्यादा रहेगा तो बन जाएगा टैक्सेबल। अगेन ये 3 सर्विसेज हमेशा टैक्सेबल है, ठीक है। चलो
फिर अगर इंडियन रेलवे कोई भी प्लेटफॉर्म टिकट बेच रहा है, या तो रिटायरिंग रूम या तो वेटिंग रूम के लिए कोई भी फैसिलिटी दे रहा है, उसके लिए चार्जेस ले रहा है, क्लॉक रूम के चार्जेस ले रहा है, या बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज दे रहा है, ये सारे के सारे जीएसटी से क्या माने गए हुए? एग्जेम्प्ट। इंपॉर्टेंट है, वापिस से एक बार पढ़ लेंगे। अगर इंडियन रेलवे इंडिविजुअल्स को कोई भी प्लेटफॉर्म की टिकट दे रहा है, ट्रैवलिंग की टिकट नहीं, प्लेटफॉर्म की टिकट की बात चलो है, या तो वेटिंग रूम के चार्जेस ले रहा है, क्लॉक रूम के चार्जेस ले रहा है, या तो बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज दे रहा है, तो जीएसटी से एग्जेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है। अगर कोई भी गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड कर रहा है किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए और उससे गारंटी फी ले रहा है, उससे क्या ले रहा है? गारंटी फी, तो ये अमाउंट भी जीएसटी में क्या माना गया हुआ है? एग्जेम्प्ट माना गया हुआ है। फिर अगर गवर्नमेंट इंडिविजुअल को कोई भी पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट दे रहा है, डेथ सर्टिफिकेट दे रहा है, तो वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट माना गया हुआ है। अगर कोई भी परमिट दे रहा है, नेशनल परमिट फॉर गुड्स कैरेज, वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट माना गया हुआ है। अगर गवर्नमेंट आपसे टॉलरेट कर रहा है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सच एज फाइन्स और पेनल्टी, वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट माना गया हुआ है। अगर गवर्नमेंट आप लोगों को असाइन कर रहा है राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज इंडिविजुअल को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो ये भी जीएसटी से क्या माना गया हुआ है? एग्जेम्प्ट। अगर ये अदर देन एग्रीकल्चर है, अदर देन एग्रीकल्चर, तो क्या बन जाएगा? टैक्सेबल। और अगर एग्रीकल्चर के लिए राइट दे रहा है टू अदर देन इंडिविजुअल, टू अदर देन इंडिविजुअल, वो क्या बन जाएगा? टैक्सेबल। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो, यहां तक क्लियर है, बढ़ेंगे आगे हम। ये पॉइंट है ना थोड़ा सा नया है, इसके लिए ना पूरा रीड करूंगा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है? देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट भी है। सर्विसेज सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर by way of assigning the right to collect the royalty on behalf of state on mineral dispatched by mining leaseholder. At the end of the contract, ERCC excess royalty collection contractor सबमिट करेगा एक अकाउंट टू स्टेट गवर्नमेंट एंड सर्टिफाई करेगा कि जितना अमाउंट डिपॉजिट किया है माइनिंग लीज होल्डर ने ऑन रॉयल्टी इज मोर देन द जीएसटी एग्जेम्प्टेड ऑन सर्विसेज provided by state government to ERCC by assignment of right to collect royalty। ठीक है, यानी कि समझो ये जो माइनिंग लीज वाला पर्सन है ना, माइनिंग लीज होल्डर, इसने क्या किया? अमाउंट डिपॉजिट किया 1000 रुपीज, बट ERCC को एग्जेम्पशन कितने रुपीज का मिला? 800 रुपए का। एंड वेयर सच अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय माइनिंग लीज होल्डर इज लेस देन जीएसटी अमाउंट एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्पशन कितने रुपीस तक था? 800, उसने पे कितना किया? 1000। द एग्जेम्पशन शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू सच अमाउंट एज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय mining leaseholder and ERCC shall pay the difference between GST exempted on the services provided to ERCC and GST paid by mining lease होल्डर ऑन रॉयल्टी। यानी कि माइनिंग लीज होल्डर ने रॉयल्टी 1000 रुपीज का पे किया, एग्जेम्पशन कितने रुपीज तक का था? 800 रुपए तक। तो ये जो 200 रुपए एक्सेस कलेक्शन है ना, ये क्या हो गया? आपका टैक्सेबल अमाउंट हो गया। समझा आप सबको? चलो नेक्स्ट पॉइंट। अभी यहाँ पे ना ये जो गवर्नमेंट है ना, आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट कौन है आपका भैया? रेसिपिएंट है। गवर्नमेंट कौन है यहाँ पे आप लोगों का? रेसिपिएंट है। तो अगर आप लोगों ने प्योर सर्विसेज दी, प्योर सर्विसेज यानी कि क्या? गुड्स का वैल्यू 0%, तो ये क्या बन जाएगा? एग्जेम्प्ट। अगर आप लोगों ने समझो गुड्स को दिया भी बट वैल्यू अप टू 25% है, तो क्या बन जाएगा? एग्जेम्प्ट। ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, जिसके अंदर आप लोग वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट और अपग्रेडेशन कर रहे हो, तो ये भी एग्जाम्प्ट है। ये एंट्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको रीड कर लो आप सब। नेक्स्ट पॉइंट किसकी बात कर रहा? सैनिटेशन एंड कंजर्वेंसी का सर्विसेज अगर आप लोगों ने आर्मी या अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को दिया, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ठीक है। चलो फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंटिटी टू गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, सर्विसेज बाय प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप, जिसको अपन ना नॉर्मल इसमें बोलते हैं राशन की दुकान, बाय वे ऑफ सेल ऑफ फूड ग्रेन, केरोसिन, शुगर, एडिबल ऑयल अंडर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको भी एग्जेम्प्ट माना गया है। ठीक है। अगर गवर्नमेंट को आप लोग कोई भी इंश्योरेंस दे रहे हो जिसके लिए पूरा प्रीमियम गवर्नमेंट पे कर रहा है, वो भी एग्जेम्प्ट है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोग गवर्नमेंट को कोई भी सर्विसेज दे रहे हो अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का खर्चा 75% और मोर गवर्नमेंट कर रहा है, तो वो भी सर्विसेज क्या मानी जाएगी, एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। क्लियर है। चलो फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, सबसे पहले आता है आपका एयरवे। सबसे पहले एग्जेम्पशन है सिर्फ इकोनॉमी क्लास के लिए, मतलब एयरवे के अंदर समझ के लेना। अगर बिजनेस क्लास है, अगर क्या है बिजनेस क्लास, तो ये मैं बोलूँ ये क्या बन जाएगा, ऑलवेज टैक्सेबल। बिजनेस क्लास आया मतलब ऑलवेज टैक्सेबल। तो अगर इकोनॉमी क्लास का आप लोग सर्विसेज दे रहे हो जिसके अंदर आपकी जर्नी या तो स्टार्ट या तो एंड हो रही है, या तो आपकी जर्नी स्टार्ट या तो एंड हो रही है, किधर से, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, या तो बगडोगरा। वापिस से नाम पढ़ना, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, या तो बगडोगरा। यानी कि अगर ये 9 जगह से आपका जर्नी स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, एग्जेम्प्ट। हाँ, कंडीशन क्या है, ये क्लास कौन सा चाहिए आपका, इकोनॉमी क्लास। बिजनेस क्लास रहा तो टैक्सेबल है। अब एक बात को ध्यान से सुनना, अगर आपने डायरेक्ट फ्लाइट की टिकट बुक की ना, किसकी टिकट बुक की, फ्लाइट की, वो थी इकोनॉमी, जर्नी आपकी स्टार्ट या तो एंड हो रही है इन 9 जगह से, तो एग्जेम्प्ट है। बट अगर आप लोगों ने कंसिडरेशन किसी भी ट्रैवल एजेंट को पे किया इसके लिए, कंसिडरेशन ट्रैवल एजेंट को पे किया, तो वो टैक्सेबल है। अब बात को समझो, यहाँ पे ना पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, बट जो एजेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टिकट को बुक करना एंड सेल करना, वो क्या है, टैक्सेबल। समझा। चलो नेक्स्ट, फिर वाटरवे, अगर इनलैंड वाटरवे है तो एग्जेम्प्ट है। अगर वेसल टूरिज्म के लिए तो टैक्सेबल है। वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया फॉर पर्पस अदर देन टूरिज्म एग्जेम्प्ट है। अभी समझो अंडमान निकोबार आइलैंड पे 2 आइलैंड है, हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड, यहाँ पे बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए या उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक वेसल चलता है, उसका पर्पस टूरिज्म नहीं है, वो क्या बन जाएगा, एग्जेम्प्ट। बट अगर समझो एक क्रूज शिप है जो कुछ तो उसका नाम है मैं भूल गया, कोड्रियल ऐसे कुछ, तो भी जो मुंबई से गोवा लेके जा रही है आपको एंजॉयमेंट के लिए, टूरिज्म पर्पस के लिए, वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। अगर आपने गोवा में जाके लीजर के लिए चार्टर्ड वेसल वगैरह लिया या क्रूज शिप लिया, तो वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है। अभी अगला पॉइंट आता है रेलवे। रेलवे में मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैम वे एग्जेम्प्ट है। ट्रैम वे जो आपका बंगाल में चलता है, कोलकाता में चलता था, शायद अभी वो भी बंद हो गया। रेलवे अदर देन फर्स्ट क्लास या एसी कोच है तो एग्जेम्प्ट है। रेलवे फर्स्ट क्लास या एसी कोच रहा तो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। यानी कि जनरल रेलवे की टिकट क्या बन जाएगी आपकी, एग्जेम्प्ट, बट एसी का रहेगा तो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। क्लियर है आप सबको यहां तक। चलो एक ही मिनट, क्या हो गया इसको। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ अभी आप किससे जा रहे हो, रोडवे। आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, एसी है, टैक्सेबल। नॉन एसी टूरिज्म टैक्सेबल, अदर पर्पस एग्जेम्प्ट। स्टेज कैरेज है, एसी टैक्सेबल, नॉन एसी एग्जेम्प्ट। नीचे पढ़ लेंगे अपन दोनों के मतलब क्या है। ठीक है, चलो देखते बनो। फिर अगर आप लोग मीटर्ड कैब से जा रहे हो, ऑटो रिक्शा से जा रहे हो इंक्लूडिंग ई रिक्शा से जा रहे हो तो एग्जेम्प्ट। रेडियो टैक्सी से जा रहे हो तो टैक्सेबल। बट अगर ये सर्विसेज ईसीओ के थ्रू मिल रही है तो टैक्स कौन पे करेगा, ईसीओ। मतलब अगर नॉर्मल रिक्शा में बैठ के जा रहे हो तो एग्जेम्प्ट। बट अगर यही रिक्शा ने ओला, उबेर, रैपिडो किसी से भी बुक किया तो वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। और जो ईसीओ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, जो वो प्लेटफॉर्म है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप लोगों ने नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज दिया है फ्रॉम फॉर देयर एम्प्लॉइज टू एंड फ्रॉम वर्क, वो भी जीएसटी से क्या माना गया हुआ है, एग्जेम्प्ट। ठीक है। अगर कोई भी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का सर्विस आप लोग रोप वे, केबल कार या एरियल ट्रैम पे से दे रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। चलो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, कुरियर कैरेज जैसे कि ब्लू डार्ट हो गया, क्या हो गया, डीटीडीसी वगैरह हो गया, ये टैक्सेबल है। इनलैंड वाटरवे एग्जेम्प्ट है। पाइपलाइन टैक्सेबल है। एयरवे टैक्सेबल है। रेलवे टैक्सेबल है, एक्सेप्ट, अभी देखो, रेलवे एंड जीटीए
रेलवे एंड जीटीए वैसे तो क्या है, टैक्सेबल है, बट अगर उनसे ये 6 आइटम जा रहे ना तो वो एग्जेम्प्ट है। कौन से? सबसे पहले कोई भी डिजास्टर हुआ या कैलेमिटी हुई है, नेचुरल या मैनमेड, उसके लिए अगर आप लोग रिलीफ मटेरियल लेके जा रहे हो तो एग्जेम्प्ट है। डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट लेके जा रहे हो तो एग्जेम्प्ट है। न्यूज़पेपर या मैगजीन लेके जा रहे हो जो कि रजिस्टर्ड है विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर तो एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेके जा रहे हो तो एग्जेम्प्ट है। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लावर्स, पल्सेस एंड राइस तो एग्जेम्प्ट है। और लास्ट में ऑर्गेनिक मैन्योर लेके जा रहे हो तो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, सेम देखो जीटीए का भी सेम है। वैसे तो जीटीए क्या है, अरे वैसे तो जीटीए क्या है, टैक्सेबल, बट एग्जेम्प्ट इफ ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस आइटम्स। ठीक है, और अगर जीटीए सर्विसेज दे रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को एग्जेम्प्ट है, बट अगर ये आपके 7 स्पेसिफाइड पर्सन है तो क्या हो जाएगा, ये 7 स्पेसिफाइड पर्सन को टैक्सेबल अंडर आरसीएम, टैक्सेबल अंडर आरसीएम अंडर सेक्शन कौन सा है आपका 9(3). ठीक है, अरे एक ही मिनट, शायद से स्क्रीन फ्रीज हो गई ना, एक ही मिनट देखता हूं। ठीक है, चलो इधर कुछ लिखा तो था नहीं मैंने, ऐसा लिखा है खाली थोड़ा सा। ओह स्क्रीन कब फ्रीज हो गई थी, चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं। अगला पॉइंट आता है जीटीए कोई भी एंसिलरी सर्विसेज दे रहा है। आजकल आप लोगों ने नाम सुना रहेगा, काफी फेमस है, मूवर्स एंड पैकर्स। ये बेसिकली आपके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाले, बट वो लोग आपके घर में आके गुड्स का पैकेजिंग करेंगे, गाड़ी में लोड करेंगे, अनलोड करेंगे, आपके यहाँ पे आके उसको अनलोड करेंगे, फिर ठीक करके देंगे। उनका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, बट बाद में ये साथ में एंसिलरी सर्विसेज भी दे रहे, तो इसको कॉम्पोजिट सप्लाई माना गया है। क्या माना गया है? कॉम्पोजिट सप्लाई। और इसके अंदर प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है? प्रिंसिपल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, और अकॉर्डिंगली उसका क्या होगा? टैक्सेशन। ठीक है, बट अगर इफ सच सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आपने मूवर्स एंड पैकर्स को बुलाया और क्या बोला, मेरे सामान को आप लोग क्या करो, पैक करो, मेरे गाड़ी में लोड करो, मैं उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाऊंगा, फिर जहां पे मैं लेके गया ना वहां पे आके आप उसको अनलोड और अनपैक करो। तो यहाँ पे उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दिया ही नहीं, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, अनपैकिंग का सर्विस दिया, तो वो क्या बन जाएगा जीएसटी में? टैक्सेबल बन जाएगा, यानी कि उसको कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्लियर है? चलो फिर अगला पॉइंट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स विद इन अ माइनिंग एरिया बाय व्हीकल डिप्लॉयड विद अ ड्राइवर फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इट इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। एक माइनिंग का एरिया, लेट्स से इधर माइनिंग का एरिया है और इधर आपका रेलवे ट्रैक है, तो यहाँ पे एक बंदा गाड़ी के अंदर रखा हुआ है, एक बंदा गाड़ी के अंदर है जो यहाँ से यहाँ तक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करा के दे रहा है, तो इसके जो भी रेंटिंग चार्जेस है ये क्या बन जाएगी? टैक्सेबल, ये जीटीए में क्लासिफाई नहीं होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट। फिर अगला बात करता है किसकी? कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। अगर आप लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दे रहे हो इन रिलेशन टू एलईडी हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहांसमेंट अंडर हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना, तो एग्जेम्प्ट है। अगर सर्विसेज सप्लाई हो रही है बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू ट्यूबवेल फॉर फार्मर और एग्रीकल्चरिस्ट, ये भी एग्जेम्प्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई भी एक सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बन रहा है, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर का पार्ट नहीं, एक अलग से सिर्फ एक बंगला बन रहा है, एक घर बन रहा है, उसके लिए अगर आप लोगों ने प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस दिया तो एग्जेम्प्ट है, गुड्स आ गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग टीडीआर या एफएसआई या लॉन्ग टर्म लीज की बात कर रहे हो, तो अगर ये पैसा प्रायर टू कंप्लीशन सर्टिफिकेट जितने भी फ्लैट बेचे गए उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट जितने भी गए तो प्रोमोटर लायबल है टैक्स पे करने के लिए आरसीएम बेसिस पे। ठीक है, ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, देखो बैंक का सबसे मेन 2 टाइप का इनकम रहता है, एक तो रहता है इंटरेस्ट इनकम, दूसरा रहता है एडमिन चार्जेस। एडमिन चार्जेस के अंदर ना एक एग्जांपल समझ के लो आप लोग, क्या क्या आता है? एसएमएस चार्ज, फिर बैंक की प्रोसेसिंग फी, फिर बैंक का कमीशन, लॉकर रेंट, है ना, ये सब। एडमिन चार्ज टैक्सेबल, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस टैक्सेबल। इंटरेस्ट
क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिल रहा है टैक्सेबल। अदर कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, कैश क्रेडिट, गोल्ड लोन, ये सारा इंटरेस्ट बैंक के लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। क्लियर है, बस वही सब पॉइंट है यहाँ पे। हाँ, एनी इंटरेस्ट और डिलेड पेमेंट चार्जेस चार्ज टू क्लाइंट फॉर डिले इन पेमेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, अगर कोई भी एडिशनल या पेनल इंटरेस्ट लगाया ऑन ओवर ड्यू लोन, वो भी जीएसटी से क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो फिर आते हैं अगले लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। अगर लाइफ इंश्योरेंस अंडर एनपीएस है, एग्जेम्प्ट है। लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज टू मेंबर्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एग्जेम्प्ट है। लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज टू कोस्ट गार्ड पर्सोनल, एग्जेम्प्ट है। लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज टू सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, एग्जेम्प्ट है। लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज अंडर, ये 6 नाम है, इसको ना 3-4 नहीं, 6-7 बार रीड कर लेना, एग्जाम में कोई भी एक नाम आ सकता है। जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी या प्रोडक्ट जिसका कवरेज मैक्सिमम 2 लाख रुपए, या वरिष्ठ बीमा पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री व्याया वंदना योजना, ये सारे इंश्योरेंस भी जीएसटी में क्या माने गए हुए, एग्जेम्प्ट। फिर अगर कोई भी स्पेसिफाइड बॉडी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, स्पेसिफाइड बॉडी से सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ईएसआई, ईपीएफ, सर्विसेज बाय कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल पेंशन फंड ट्रस्ट, वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विसेज दे रहे हैं, किसको सर्विसेज दे रहे हैं, या तो बैंक को या तो इंश्योरेंस कंपनी। किसको दे रहे, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी। रूरल एरिया में दे रहे, कौन सी एरिया में, रूरल, तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। अर्बन एरिया में दे रहे तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्लियर है। फिर आता है लीजिंग का सर्विसेज, अगर कोई भी लॉन्ग टर्म लीज ऑफ प्लॉट लिया वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। फिर लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज दे रहा है नॉन बिजनेस एंटिटी को तो एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट को दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है। अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो जिस साल बिजनेस एंटिटी को दे रहा है उसके पिछले साल जाके देखो क्या बिजनेस एंटिटी वाज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर वो पिछले साल में लायबल था रजिस्ट्रेशन के लिए तो जिस साल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। अगर ये पिछले साल बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं था तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने जो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया वो जीएसटी से क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। ठीक है। फिर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट कोई भी सर्विसेज दे रहा है, किसको दे रहा है, फर्म ऑफ एडवोकेट को दे रहा है एग्जेम्प्ट, नॉन बिजनेस एंटिटी को एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट को एग्जेम्प्ट, बिजनेस एंटिटी चेक करना पिछले साल का, इफ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन तो टैक्सेबल, इफ नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन तो एग्जेम्प्ट। क्लियर है। सीनियर एडवोकेट सर्विसेज दे रहा है नॉन बिजनेस एंटिटी को एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट को एग्जेम्प्ट, बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो अगेन पिछले साल को चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है क्या, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आर्टिस्ट सर्विसेज दे रहा है तो सबसे पहले अगर ये फोक और क्लासिक आर्ट में दे रहा है, किसमें दे रहा है, फोक और क्लासिक आर्ट, तो क्या चेक करोगे, कंसिडरेशन चेक करोगे। कंसिडरेशन अगर ये अप टू 1.5 लाख है तो एग्जेम्प्ट, तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। मोर देन 1.5 लाख है तो पूरा टैक्सेबल, तो क्या हो जाएगा, पूरा टैक्सेबल। और अगर अदर सर्विसेज दे रहा है जैसे कि ब्रांड एम्बेसडर, अगर ब्रांड एम्बेसडर वर्ड आ गया या आर्टिस्ट को कोई भी एक्टिंग का पैसा मिल रहा तो ये अमाउंट क्या बन जाएगा, पूरा टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। ठीक है। फिर आप लोग कोई तो भी इवेंट्स को एडमिशन कर रहे हो, मतलब कहीं तो इवेंट चल रहा है आप जा रहे हो, तो अगर ये म्यूजियम है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व है तो पूरा एग्जेम्प्ट। फिर अगर ये कोई भी प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट जहाँ पे रखे जैसे कि कहीं तो भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के अगर मोन्यूमेंट्स रखे हुए तो वो बन जाएगा एग्जेम्प्ट। अगर आप लोग कोई भी एंटरटेनमेंट इवेंट जैसे कि हो गया आपका स्टैंड अप कॉमेडी या तो हो गया आपका अम्यूजमेंट फैसिलिटी, अम्यूजमेंट फैसिलिटी यानी कि इमेजिका का नाम आप लोगों ने सुना रहेगा, या तो चलो कोई भी आपका वाटर पार्क हो गया वहां पे जा रहे हो और अगर टिकट आपका 500 रुपीज पर पर्सन तक है, 500 रुपीज पर पर्सन तो एग्जेम्प्ट, उससे ज्यादा रहेगा तो टैक्सेबल। बट अगर आप लोग कसिनो या गैम्बलिंग करने के लिए जा रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। अगर आप लोग कहीं पे भी अम्यूजमेंट फैसिलिटी वगैरह में जा रहे हो जहाँ पे आप लोगों को एलिफेंट या कैमल की जॉय राइड मिल रही है तो इट इज नॉट कवर्ड अंडर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बट इट इज टैक्सेबल। ठीक है,
अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी कोई भी अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रहा है, तो अगर उसका अमाउंट अप टू 7,000 रुपीज 7,500 पर मंथ पर मेंबर है तो एग्जेम्प्ट, उससे ज्यादा रहेगा तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल। देखो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने अगर आपसे समझो कंसिडरेशन लिया 8,000, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, टैक्सेबल कितना हो जाएगा पूरा 8,000, क्योंकि अमाउंट इज ग्रेटर देन 7,500। बट अगर समझो इसने कोई भी इनपुट्स लिए रहेंगे टू प्रोवाइड आउटपुट सर्विसेज, तो इनपुट्स का उसको क्या मिल जाएगा, आईटीसी। और एक पॉइंट को सुन के लेना, आप लोगों ने क्या किया, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को ना टोटल 8,000 रुपीज पे किए, कितना पैसा दिया 8,000, जिसमें से आपने उसको क्या बोला 7,000 रुपीज है ना मैं तुझे मेंटेनेंस के दे रहा हूं, और 1,000 रुपीज में तुझे लाइट बिल दे रहा हूं मेरा, उसको प्लीज तू गवर्नमेंट को पे कर दे। तो यहाँ पे ये 1,000 रुपीज ये रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नहीं है, उसका पैसा कितना है 7,000 ही है, वो तो 1,000 रुपीज आपके बीएफ पे लाइट बिल पे करेगा ना। तो यहाँ पे ये अमाउंट को चेक करना, इट इज लेस देन 7,500, इसके लिए क्या हो जाएगा वो एग्जेम्प्ट। समझा क्या? चलो उसके बाद में अगर कोई भी एग्रीकल्चर के लिए चार्जेस ले रहे हैं अपने मेंबर से अप टू 1,000 रुपीज, तो वो एग्जेम्प्ट है, उससे ज्यादा रहा तो टैक्सेबल है। अदर एग्जेम्पशंस, अगर कोई भी बंदा बिजनेस को ट्रांसफर कर रहा है एज गोइंग कंसर्न तो एग्जेम्प्ट है। लेट्स से मेरा बिजनेस था, मैंने बंद कर दिया, मैंने मेरे दोस्त पवन को मेरा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया एज अ गोइंग कंसर्न, पवन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने वाला है और पवन अभी टैक्स पे करने वाला है, तो जो भी स्टॉक मैं पवन को दूंगा वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट, या तो ये जो मेरा बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है ये एग्जेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी ट्रांजिट कर रहे हो कार्गो को टू और फ्रॉम नेपाल एंड भूटान जो कि लैंडलॉक कंट्रीज है, वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। ड्वेलिंग वाला पॉइंट, अगर ड्वेलिंग मेरी कमर्शियल बेसिस है तो एफसीएम पे टैक्सेबल, रेसिडेंशियल है तो पर्पस, देखो पर्पस कमर्शियल है तो एफसीएम, अगर पर्पस भी रेसिडेंशियल है तो क्या वो एक्सपेंसेस पीएनएल को डेबिट कर रहे, अगर हाँ तो आरसीएम पे टैक्सेबल, वरना एग्जेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, देखो सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस इज exempt except where residential dwelling is rented to registered person। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है और अगर वो खर्चा पीएनएल में डेबिट कर रहा है तो आरसीएम पे टैक्सेबल, वरना क्या माना जाएगा एग्जेम्प्ट। ठीक है, चल फिर अगर कोई भी आप लोग अकोमोडेशन सर्विसेज दे रहे हो जिसका वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 20,000 रुपीज पर पर्सन पर मंथ, provided that accommodation services is supplied for a minimum continuous period of 90 days। कोई भी अगर हॉस्टल वगैरह की बात कर लो, आप लोगों ने पीरियड हॉस्टल वगैरह रेंट पे लिया है तो वो भी जीएसटी से क्या माना गया हुआ है एग्जेम्प्ट। प्रोवाइडेड कंसिडरेशन पर मंथ शुड बी लेस देन 20,000 रुपीज, और ये जो आपका टेन्योर है ये कितने दिन का होना चाहिए, मिनिमम 90 डेज। फिर अगर आप लोग कोई भी हायर पे यानी कि रेंट पे अपना गाड़ी दे रहे हो, तो अगर ये स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दे रहे हो तो उसका सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 12 रहा तो एग्जेम्प्ट, लेस देन 12 रहा तो टैक्सेबल। अगर आपने लोकल अथॉरिटी को दिया तो गाड़ी आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए और सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 12% रहा तो एग्जेम्प्ट, लेस देन 12% रहा तो टैक्सेबल। अगर आपने आपकी गाड़ी जीटीए को दी तो एग्जेम्प्ट माना जाएगा, जो भी जीटीए ने आपको पैसा दिया। ठीक है, चलो फिर जो भी टोल चार्जेस रहते वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। अगर समझो जो हेवी गाड़ी है हाईवे पे चलती उनको ओवरलोडिंग चार्जेस देने पड़ते, वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। और अगर समझो आप टोल से जा रहे हो, आपका फास्टैग में पैसा नहीं है तो आपको कैश देना पड़ता, तो कैश में डबल अमाउंट देना पड़ता, तो जो डबल अमाउंट है वो भी जीएसटी से क्या माना गया हुआ है, एग्जेम्प्ट माना गया है। न्यूज एजेंसी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, पब्लिक लाइब्रेरीज एग्जेम्प्ट है, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन एग्जेम्प्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला। अगर कोई भी सर्विसेज इंडिविजुअल दे रहा है, क्या बोल के दे रहा है, ध्यान से देखना, प्लेयर रेफरी कोच टीम मैनेजर, प्लेयर रेफरी कोच टीम मैनेजर या एंड एनी अदर स्पोर्ट्स बॉडी टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, तो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। टीम का सिलेक्टर हो गया, क्यूरेटर हो गया, या तो इधर और एक वर्ड लिख सकता मैं, कमेंटरेटर हो गया, ये सारे सर्विसेज जीएसटी में क्या माने जाएंगे, टैक्सेबल। क्लियर है, चलो उसके बाद में आता है पॉइंट, आप लोग सर्विसेज दे रहे हो फॉरेन टूरिस्ट को। देखो
इंडिया में कंपनी है वीना वर्ल्ड, ये क्या करता है फॉरेन टूर के पैकेजेस करके देता है। तो अगर वीना वर्ल्ड ने एक बंदा था मिस्टर जॉन किधर का था, यूएसए का, उसको सर्विसेज दी, मिस्टर जॉन के लिए टूर बुक किया श्रीलंका का, यानी कि पूरा टूर आउटसाइड इंडिया है, तो जो भी पैसा मिलेगा पूरा एग्जेम्प्ट हो गया। अगर मिस्टर जॉन के लिए उसने बुकिंग किया इंडिया में, गोवा में, तो पूरा अमाउंट क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। अभी ध्यान से सुनना अगला पॉइंट। वीना वर्ल्ड ने क्या किया, मिस्टर जॉन के लिए एक किधर लिखने की जगह है, हाँ, वीना वर्ल्ड ने क्या किया मिस्टर जॉन के लिए, ध्यान से सुनना, एक 6 डेज का टूर अरेंज किया, जिसके लिए उसने कितना पैसा चार्ज किया, 60,000। ध्यान से सुन के लेना केस वन। ये टूर था 4 डेज श्रीलंका, 2 डेज इंडिया। तो मुझे बताओ श्रीलंका के लिए अमाउंट कितनी चली जाएगी बाय डिफॉल्ट, अगर 6 डेज का 60,000 है तो श्रीलंका की अमाउंट कितनी हो गई, 40,000 हो गई। तो एग्जेम्प्ट अमाउंट रहेगी जो भी अमाउंट है आउटसाइड इंडिया के लिए एलोकेटेड, और 50% ऑफ कंसिडरेशन। 60,000 का 50% कितना आ गया, 30,000, विच एवर इज लोअर, एग्जेम्प्ट कितना आ गया, 30,000। और सर अगर ये ऐसे रहता 2 डेज श्रीलंका और 4 डेज इंडिया, तो मुझे बताओ श्रीलंका की अमाउंट कितनी आती थी, 20,000, और 50% ऑफ कंसिडरेशन कितना आता था, 30,000, तो एग्जेम्प्ट कितना हो गया रहता था, 20,000। ये केस में एग्जेम्प्ट कितना था, 20,000, यानी कि टैक्सेबल कितना हो गया रहता था आपका, 40,000 रुपीज। समझा आप सबको, समझा क्या, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, कोई भी अगर स्पॉन्सरशिप का सर्विसेज हो रहा है ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। किसने किया, जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन या तो उसके एफिलिएटेड फेडरेशन, जिसके अंदर पार्टिसिपेटिंग टीम और इंडिविजुअल कोई भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोन या कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो कि क्रिकेट की मैचेस आप लोग देखो रणजी वगैरह की होती है, जिसके अंदर मुंबई नहीं, महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब की टीम्स वगैरह खेलती है। या तो बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल कर रहा है फॉर डेफ, पैरा मेलिक्स कमेटी ऑफ इंडिया और स्पेशल ओलंपिक भारत, या तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल स्पोर्ट्स बोर्ड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल गेम बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और अंडर पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान स्कीम, ठीक है। फिर ये कुछ नाम दिए गए हुए, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग, awarding body recognized by NCVE, National Council for Vocational Education and Training, assessment agency recognized by National Council for Vocational and Educational Training। इसको आप लोग एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी सर्विसेज पब्लिक कन्वीनियंस के लिए, जैसे कि बाथरूम, वॉशरूम, लेबोरेटरीज, यूरिनल टॉयलेट के लिए पैसा ले रहे, तो वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट माना गया हुआ है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर है ना 2-3 बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है। डन, चलो 1 आवर, दैट्स इट, पूरा आपका एग्जामिशन डन। बस आप लोग क्या कर लेना, ये लेक्चर को एक बार देख लिया, बुक को एक बार गो थ्रू कर लो। कल ना मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स करूंगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। आप एक बार ये लेक्चर और क्वेश्चन आंसर्स कर लोगे, या लेक्चर को एक बार अगर आप लोगों ने सुन लिया 1.5 पे, 2 पे, जो भी आप लोग सुन रहे हो, या 2 बार सुन लिया मैक्सिमम, आप देखना दिखने में ये चैप्टर काफी बड़ा है, बहुत सारी चीजें, बट जब इसकी क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे ना, मार्क माय वर्ड्स, आपके सारे आंसर्स बराबर आने वाले, ठीक है। चलो यहाँ पे तो मेरा आज का काम हो गया, अभी आप लोगों का काम है वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्त जिनका सीए इंटर का अटेम्प्ट सितंबर 25 या जैन 26 में, उनके साथ ये वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।